पिछले लेक्चर में अपन ने बीमा कंपनी के लेखे की विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसमें जीवन बीमा क्या होता है, जीवन बीमा व्यवसाय में विशिष्ट जो शब्दावली प्रयोग में आती है, जैसे प्रब्याजी है, दावे है, सरेंडर वैल्यूज है, बोनस है, जिसमें आपको रिविजनरी बोनस के बारे में या इंटरिम बोनस के बारे में कुछ जानकारी दी थी। आज अपन जीवन बीमा व्यवसाय के संबंध में जो शब्दावली है उसके अंतर्गत ही जीवन बीमा पॉलिसीज के प्रकार डिस्कस करेंगे कि जीवन बीमा पॉलिसियां जीवन बीमा निगम द्वारा कौन कौन सी जारी की जाती है। जीवन बीमा पॉलिसीज में सबसे पहले आती है आजीवन बीमा पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसीज। इस श्रेणी की पॉलिसी में बीमित व्यक्ति जीवन भर निर्धारित किस्तों में प्रीमियम का भुगतान करता रहता है। बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर ही यह पॉलिसी परिपक्व होती है तथा इसके दावे का भुगतान बीमित व्यक्ति द्वारा जो व्यक्ति नामजद किया हुआ होता है उसे इसका भुगतान प्राप्त हो जाता है, जिसको नॉमिनी बोलते हैं। दूसरी है स्थायी निधि पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी। मूलतः यह एक पूर्व निर्धारित अवधि के लिए, मतलब पूर्व निर्धारित वर्षों के लिए जारी की गई पॉलिसी होती है, जो उक्त अवधि के समाप्त होने पर परिपक्व हो जाती है। परंतु बीमित व्यक्ति की मृत्यु स्थिति से पूर्व अवधि में ही हो जाए तो ये पॉलिसी भी मृत्यु की तिथि को परिपक्व हो जाती है। आजीवन बीमा पॉलिसी और स्थायी निधि पॉलिसी, ये दोनों ही पॉलिसियां लाभ रहित और लाभ सहित दोनों ही हो सकती है, मतलब विद प्रॉफिट और विदाउट प्रॉफिट। इसके बाद तीसरी जीवन बीमा पॉलिसी है वार्षिक अनुबंध, एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स। बीमित व्यक्ति एक मुश्त या पूर्व निर्धारित किस्तों में प्रीमियम का भुगतान करता है, जिन्हें वार्षिकियां स्वीकृत करने का प्रतिफल, मतलब कंसिडरेशन ऑफ एन्युटीज ग्रांटेड कहते हैं, तथा इसके बदले में बीमित व्यक्ति को बीमा कंपनी एक निश्चित आयु होने पर प्रारंभ करते हुए उसकी मृत्यु तक निर्धारित राशि का वार्षिक भुगतान करती रहती है। मतलब ये है कि इसके अंतर्गत बीमा कंपनी बीमक कह दो, बीमित को उसकी एक निश्चित आयु होने पर, मतलब एक जो निर्धारित होती है पॉलिसी में इतनी आयु के बाद, तो वो आयु पूरी हो जाने पर एन्युटी का भुगतान प्रारंभ करती है, वार्षिकी का भुगतान प्रारंभ करते हुए उसकी मृत्यु पर्यंत, जब तक उसकी मृत्यु न हो, निर्धारित राशि का हर वर्ष भुगतान करती रहती है। ये वार्षिकी अनुबंध होते हैं। चौथी पॉलिसी है बहुप्रयोजन लाभ पॉलिसी, मल्टीपल बेनिफिट पॉलिसी। इन पॉलिसियों में बच्चों की शिक्षा, वृद्धावस्था, पेंशन, नगद भुगतान, पूर्ण भुगतान शुदा पॉलिसी का निर्गमन तथा कई अन्य प्रकार के लाभों के विकल्प बीमित को बीमा कंपनी द्वारा दिए जाते हैं। इन विभिन्न व्यवस्थाओं के अनुरूप इन पॉलिसियों पर प्रीमियम का भुगतान भी करना होता है। अब ये तो पॉलिसी का प्रकार हुआ बहुप्रयोजन लाभ पॉलिसी। इसके अंतर्गत अलग अलग नामों की पॉलिसियां इश्यू की जाती रहती हैं। जैसे आजीवन बीमा में भी अलग अलग पॉलिसियां होती हैं, नाम अलग अलग होते हैं। स्थायी निधि पॉलिसी में भी नाम अलग अलग होते हैं। इसी तरह से एक दुर्घटना लाभ सहित पॉलिसी होती है, विथ एक्सीडेंट बेनिफिट पॉलिसी। इसके अंतर्गत कुछ अतिरिक्त प्रीमियम चुकाकर बीमित व्यक्ति दुर्घटना से होने वाली हानि का बीमा भी करवा सकता है। इस दशा में बीमक की मृत्यु यदि दुर्घटना से हो जाए तो बीमित राशि का दुगुना तिगुना जिस प्रकार की पॉलिसी ली गई है उसी अनुसार बीमा कंपनी भुगतान करती है।
ये तो पॉलिसियों के प्रकार हुए। इसी तरह एक शब्दावली आती है चुकता पॉलिसी, पेड अप पॉलिसी। क्योंकि जो शब्दावली में पहला प्रीमियम था, दूसरे शब्द दावे था, तीसरा शब्द समर्पण मूल्य था, चौथा बोनस या आदि लाभ था, पांचवें में अपने बीमा पॉलिसियों के प्रकार समझे थे। ये क्या है, कई बार दो दो नंबर के आ जाते हैं या बड़े भी आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रहे। एक आता है शब्द चुकता पॉलिसी, पेड अप पॉलिसी। ये क्या है? यदि बीमा धारक व्यक्ति अपने द्वारा पूर्व काल में ली गई पॉलिसी पर प्रीमियम जमा कराते रहने में स्वयं को असमर्थ मानता है, मतलब प्रीमियम जमा नहीं करा सकता, तो वह अपनी पॉलिसी को चुकता पॉलिसी में बदलवा सकता है, पेड अप पॉलिसी में, और भविष्य में प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर सकता है। इस पॉलिसी की बीमा राशि वापस रिवाइज हो जाती है और बीमित राशि में कमी होने के अतिरिक्त सारी पॉलिसी की शर्तें यथावत रहती है, पर बीमित राशि में कमी हो जाती है। तब उसकी पेड अप वैल्यू कैसे निकलती है? उसका एक सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ प्रीमियम्स पेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम्स पेएबल इनटू सम एश्योर्ड। मतलब जितने प्रीमियम की किस्तें दी बट्टा जितनी देनी चाहिए थी इनटू सम एश्योर्ड करके सम एश्योर्ड का रिडक्शन कर दिया जाता है। तो ये होती है पेड अप पॉलिसी या चुकता पॉलिसी। एक शब्द है पुनर्बीमा, री इंश्योरेंस। प्रायः दोहरा बीमा मतलब डबल इंश्योरेंस तथा पुनर्बीमा में पारस्परिक समानता ढूंढी जाती है, जबकि ये एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। एक व्यक्ति एक ही बीमक से या एक से अधिक बीमा संस्थाओं से एक से अधिक बार बीमा करवाता है तो इसे दोहरा बीमा कहते हैं। जब एक व्यक्ति एक या एक से अधिक संस्थाओं से अपना बीमा एक से अधिक बार करा लेता है तो ये दोहरा बीमा होता है। और पुनर्बीमा तब होता है जब बीमा करने वाली कंपनी पॉलिसी के अंतर्गत संभावित दायित्व को अपनी क्षमता से अधिक मानती है और इस कारण किसी अन्य बीमक मतलब बीमा कंपनी को भी उस जोखिम में हिस्सा लेने के लिए कहती है, मतलब वापस बीमा कराती है और स्वयं द्वारा बीमित व्यक्ति का बीमा उस कंपनी के पास करवाती है। कुल मिला के मतलब क्या हुआ कि मान लो मैंने किसी से मतलब बीमा किया है किसी का मैंने, और मेरे को लगे कि इसमें जोखिम ज़्यादा है तो मैं किसी अन्य बीमा कंपनी से उसका वापस पूरा का पूरा या उसके कुछ भाग का बीमा कराती हूँ, तो ये पुनर्बीमा है। इसको अपन यूँ उदाहरण ले लें कि बीमा कंपनी ए ने एक व्यक्ति का 2 अरब का बीमा किया है। कंपनी ए इतनी बड़ी जोखिम उठाने में अपने को असमर्थ मानती है, इसलिए वह उसी व्यक्ति का उतनी ही या उससे कम राशि के लिए किसी अन्य बड़ी कंपनी से बीमा करा ले, तो यह दूसरा बीमा पुनर्बीमा कहलाएगा। इस स्थिति में कंपनी ए द्वारा पुनर्बीमा समर्पित किया गया माना जाएगा, सीडेड, री इंश्योरेंस सीडेड, तथा उक्त बड़ी कंपनी द्वारा पुनर्बीमा स्वीकृत माना जाएगा, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। उक्त पॉलिसी के अंतर्गत उत्पन्न क्लेम का भुगतान दोनों बीमकों को उनके द्वारा बीमित राशियों के अनुपात में करना पड़ेगा। मान लो कि अब वो बीमा करने वाला व्यक्ति मर गया, तो जो ए बीमा कंपनी है उसको ही उसे भुगतान करना पड़ेगा 2 अरब का। ये तो उसकी और उसकी लायबिलिटी।
अब एक कंपनी ने दूसरी बीमा कंपनी से उसका 2 अरब का बीमा करा लिया तो वो उससे 2 अरब वापस ले लेगी, और 1 का कराया तो 1 अरब ले लेगी। ये है स्थिति। अब एक और आपको बता दूं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। अभिकर्ताओं का शेष, एजेंट बैलेंस शीट, ये क्या है? बीमा व्यवसाय का 90% से अधिक हिस्सा बीमा प्रतिनिधियों के माध्यम से ही संपन्न होता है, इंश्योरेंस एजेंट के माध्यम से। बीमा प्रतिनिधि बीमक तथा बीमित के मध्य एक अत्यंत ही सार्थक कड़ी है, मतलब बीमा कंपनी और बीमा कराने वाले व्यक्ति के बीच कड़ी है। वह प्रायः बीमित व्यक्तियों से प्रीमियम लेकर बीमा कंपनी के पास जमा करवाता है। बीमा कंपनी द्वारा बीमा प्रतिनिधि को इस सेवा के बदले में कमीशन चुकाया जाता है। यह कमीशन प्रायः प्रीमियम के 1% के रूप में चुकाया जाता है। प्रतिनिधि द्वारा एकत्रित प्रीमियम का कंपनी को भुगतान तथा बीमा प्रतिनिधि द्वारा अर्जित कमीशन का भुगतान सुव्यवस्थित रूप से किया जाता रहे तथा यथासमय कंपनी और उसके प्रतिनिधियों के पारस्परिक व्यवहारों का मिलान, मतलब रिकंसिलेशन होता रहे, तो त्रुटि की संभावना नहीं रहती है। प्रत्येक वर्ष बहियां बंद करने की तिथि को वर्ष के अंतिम माह में कंपनी द्वारा प्रतिनिधियों को देय कमीशन की राशि से ही प्रतिनिधि बीमा कंपनी का लेनदार रहेगा। स्पष्ट है कि जब तक प्रतिनिधि द्वारा पॉलिसी धारकों से एकत्रित प्रीमियम कंपनी के पास जमा न करवा दिया जाए, कंपनी प्रीमियम की प्रविष्टि नहीं कर पाएगी। इसलिए प्रतिनिधियों द्वारा ग्राहकों से प्राप्त प्रीमियम प्रतिनिधि का ग्राहकों से व्यक्तिगत लेन देन ही बना रहता है। किसी विशेष परिस्थिति में कंपनी प्रतिनिधि की सूचना मात्र पर प्रीमियम का लेखांकन कर दे तो उतनी राशि से कंपनी की बहियों में प्रतिनिधि का खाता नाम शेष दर्शाएगा। अभी आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत इस एजेंसी सेवा को परामर्श सेवा कहा जाता है। ये कुछ तकनीकी शब्द हुए जो अपन ने डिस्कस किए। इसके बाद अब अपन बीमा व्यवसाय के लाभ का निर्धारण कैसे किया जाता है उसको डिस्कस करेंगे, मतलब एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। जीवन बीमा कंपनी लाभ का मूल्यांकन चिट्ठे के द्वारा ज्ञात करती है। मतलब जीवन बीमा कंपनी का लाभ है वो वैल्यूएशन बैलेंस शीट, मूल्यांकन चिट्ठे से ज्ञात होता है। मूल्यांकन चिट्ठे मतलब वैल्यूएशन बैलेंस शीट के दाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में उस वर्ष के अंत का जीवन बीमा कॉस्ट लिखा जाता है, जिसका लाभ ज्ञात करना है। उस जीवन बीमा व्यवसाय का कॉस्ट लिखा जाएगा। इसके बाईं तरफ एक्चुरियल या बीमांकित का मूल्यांकन द्वारा ज्ञात किया गया वर्तमान बीमा पॉलिसियों के प्रति जो शुद्ध दायित्व है वो लिखा जाता है। वापस ध्यान से सुने, जो वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनाई जाती है उसके दाईं ओर मतलब राइट हैंड साइड में उस वर्ष के अंत का जीवन बीमा कॉस्ट लिखा जाता है। राइट हैंड साइड में लाइफ एश्योर्ड फंड लिखा जाता है जमा पक्ष में, और उसके बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में
एक्चुरियल या बीमांकित व्यक्ति द्वारा जो बीमा कंपनी का दायित्व है बीमा पॉलिसियों के प्रति, बीमा धारकों के प्रति जितना शुद्ध दायित्व है वो लिखा जाता है। और यदि दाएं पक्ष की जोड़ ज्यादा हो और बाएं पक्ष की जोड़ कम हो, मतलब दाएं पक्ष का बाएं पक्ष पर आधिक्य है तो वो लाभ माना जाएगा, और यदि बाएं पक्ष का दाएं पक्ष पर आधिक्य है तो वो हानि माना जाएगा। जैसे आपके स्क्रीन पर है वैल्यूएशन बैलेंस शीट। राइट हैंड साइड में देखो लाइफ एश्योर्ड फंड लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है नेट टू नेट लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी जो एक्चुअल वैल्यूएशन से ज्ञात हुई है वो है। तो अब राइट हैंड साइड की जोड़ ज़्यादा है और लेफ्ट हैंड साइड की जोड़ कम है, मतलब लाइफ फंड ज़्यादा है, लाइफ एश्योरेंस फंड ज़्यादा है और लाइबिलिटी कम है तो प्रॉफिट आएगा। और यदि लाइबिलिटी ज़्यादा है और लाइफ इंश्योरेंस फंड कम है तो राइट में जो लॉस लिखा हुआ आ जाएगा, आइदर प्रॉफिट और लॉस की बात है। तो ये हुआ। अब भारतीय जीवन बीमा अधिनियम की धारा 28 बताती है कि मूल्यांकन चिट्ठे के द्वारा ज्ञात किए गए लाभ का 95% भाग बीमा कंपनी के पॉलिसी धारकों के लिए, पॉलिसी होल्डर्स के लिए सुरक्षित रखा जाता है और शेष राशि केंद्र सरकार या उसके निर्देशानुसार प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि शेयर होल्डर केंद्र सरकार है। यदि अंतरिम बोनस दिया गया है तो मूल्यांकन चिट्ठे द्वारा ज्ञात लाभ में उसे जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार किसी व्यय का अभिलेखा करना बाकी है तो उसे मूल्यांकन चिट्ठे द्वारा प्रदर्शित लाभ में से घटाया जाएगा। ये नीचे दिया हुआ देखो, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर वैल्यूएशन पीरियड। उसमें प्रॉफिट एज पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट, फिर मैंने अभी बताया इंटरिम डिविडेंड जोड़ा जाएगा तो ऐड हो गया इंटरिम डिविडेंड, लेस हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और लेस और होगा प्रॉफिट एट द बिगिनिंग ऑफ, जो साल की शुरुआत में प्रॉफिट कितना था, उसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। यदि अंतरिम बोनस आपने दिया है तो ये जुड़ेगा, नहीं तो इसमें नहीं जुड़ेगा। और कोई खर्चे का लेखा नहीं किया गया, अभी करना बाकी है तो उसे मूल्यांकन चिट्ठे द्वारा प्रदर्शित लाभ में से घटा लेंगे, जैसे अंशधारियों को देय लाभांश। इन समायोजनों के पश्चात शेष राशि का 95% भाग पॉलिसी होल्डर्स का होगा, जो ये नीचे दिया हुआ देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट, लेस प्रॉफिट टू बी कैरी फॉरवर्ड, जितना आगे ले जाना है, और टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, उसमें 95% पॉलिसी होल्डर्स का हो जाएगा। तो इन समायोजनों के पश्चात शेष राशि का 95% भाग पॉलिसी धारकों का होता है और इसमें से जितनी राशि अंतरिम बोनस के रूप में पॉलिसी धारकों को चुकाई जा चुकी है उसे घटाने के बाद शेष राशि ही पॉलिसी धारकों को देय मानी जाती थी। यहाँ लिखा हुआ है पॉलिसी होल्डर शेयर्स 95% और उसमें से लेस कर दिया गया है इंटरिम बोनस पेड को, फिर आ गया अमाउंट ड्यू टू पॉलिसी होल्डर्स। अब अपन इसको एक उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे।